नमस्ते, वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं बेनिटो मुसोलिनी के बारे में। हाँ, बेनिटो मुसोलिनी एक ऐसा नाम जो मतलब 20th सेंचुरी के इतिहास में एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ गया है। बिल्कुल। इटली में फैसिज्म के संस्थापक थे वो, और लगभग आप समझिए 20 साल तक वहाँ के सर्वेसर्वा रहे। एक बेहद प्रभावशाली और उतना ही विवादास्पद नेता। सही कहा। और उनकी कहानी भी अजीब है। एक सोशलिस्ट जर्नलिस्ट से शुरुआत करके एक तानाशाह बनने तक का सफर, फिर वो रोमन साम्राज्य की शान वापस लाने का सपना। हाँ, वो ऑब्सेशन थी उनकी। और आखिर में नाजी जर्मनी के साथ मिलकर मतलब एक तरह से विनाश की तरफ बढ़ना। इनकी कहानी में आज भी बहुत कुछ है जिस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। आज हम उनके पॉलिटिकल करियर के जो उतार चढ़ाव है, फैसिस्ट विचारधारा के जो मेन पॉइंट्स हैं, उनकी देश और विदेश में नीतियां क्या थीं, और ऑफ कोर्स अंत में उनके पतन को समझेंगे। हाँ, और ये कहानी जैसे आपने कहा हमें ये भी याद दिलाती है कि जो लोकतांत्रिक संस्थान है वो कितने नाजुक हो सकते हैं, कैसे ऑथोरिटेरियन लीडर्स पॉपुलर हो जाते हैं। राइट। और ये जो राष्ट्रवादी सोच है उसकी क्या खतरे हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती दिनों से। कैसा था उनका पारिवारिक माहौल जिसने शायद उनके विचारों को शुरुआती रूप दिया होगा? देखिए, मुसोलिनी का जन्म हुआ 1883 में। जगह थी प्रेडापियो, इटली में। उनके पिता अलेसैंड्रो वो एक लोहार थे और कट्टर समाजवादी। अच्छा, लोहार और समाजवादी। हाँ, उन्होंने ही अपने बेटे का नाम मेक्सिको के क्रांतिकारी बेनिटो ख्वारिस के नाम पर रखा था। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत उनकी माँ रोजा माल्टोनी, वो एक स्कूल टीचर थी और काफी धार्मिक, एक कैथोलिक। ओह, ये तो काफी विरोधाभास है। एक तरफ क्रांतिकारी धर्म विरोधी पिता और दूसरी तरफ धार्मिक माँ। बिल्कुल। और ये विरोधाभास कहीं ना कहीं मुसोलिनी के खुद के पॉलिटिकल सफर में जो इतने विचारधारात्मक बदलाव आए ना, उसकी शायद एक झलक शुरू से ही देता है। तो क्या बचपन से ही उनमें कोई ऐसे गुण दिखते थे जो आगे चलकर उन्हें इतना बड़ा नेता बनाएंगे, या वो नॉर्मल बच्चे थे? बचपन देखिए आसान नहीं था। थोड़ी गरीबी थी और उनका स्वभाव काफी गुस्से वाला और थोड़ा हिंसक किस्म का था। स्कूल में भी अपने अग्रेसिव बिहेवियर के लिए जाने जाते थे। अच्छा। हाँ, एक बार तो आई थिंक एक क्लासमेट को चाकू से जख्मी भी कर दिया था। बाप रे। लेकिन हाँ, दिमाग तेज था उनका। बाद में एलिमेंट्री स्कूल टीचर बने भी, पर ये उनकी जो एम्बिशंस थी उसके लिए काफी नहीं था। फिर वो स्विट्जरलैंड गए थे सुना है, मिलिट्री सर्विस से बचने के लिए, या कोई और वजह थी? हाँ, 1902 में। एक वजह तो ये कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस से बचना भी था, लेकिन स्विट्जरलैंड उनके लिए एक तरह से पॉलिटिकल ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा बन गया। अच्छा, कैसे? वहाँ वो सोशलिस्ट राजनीति और जो रैडिकल विचार थे उसमें पूरी तरह डूब गए। मार्क्स को पढ़ा, नीचे, सोरेल, इन जैसे थिंकर्स को पढ़ा। वहाँ उन्होंने एक जर्नलिस्ट और कह सकते एक एजिटेटर के रूप में काम किया। कई बार अरेस्ट भी हुए। ओह। यहाँ पर उन्होंने अपने भाषण देने की जो कला थी और जो बहस करने की क्षमता थी उसको बहुत निखारा, और ये चीज उनके लिए आगे बहुत काम आए। और इटली वापस आने के बाद सोशलिस्ट पार्टी में उनका राइज वो काफी तेजी से हुआ, राइट? हाँ, 1904 में एमनेस्टी के बाद इटली लौटे, मिलिट्री सर्विस भी पूरी की और फिर जल्द ही सोशलिस्ट पॉलिटिक्स में पूरी तरह से एक्टिव हो गए। और देखते ही देखते 1912 तक वो इटालियन सोशलिस्ट पार्टी मतलब PSI के प्रमुख नेताओं में से एक बन गए। और पार्टी के अखबार के एडिटर भी बने, अवांटे। हाँ, अवांते के एडिटर बन गए। अपने जोशीले लेखन और भाषणों के लिए काफी जाने जाते थे। हमेशा क्रांति की बात करते थे और जो सुधारवादी सोच थी पार्टी में उसका विरोध करते थे। इंटरेस्टिंग। और इस दौरान वो खुद को एक इंटेलेक्चुअल मानते थे, पढ़ते बहुत थे, फ्रेंच जर्मन सीखी, कुछ लिखा भी, नॉवेल्स, एसेज। शुरू में तो पक्के एथियस्ट थे, एंटी क्लरिकल थे। मार्क्स को तो सोशलिज्म का सबसे बड़ा थ्योरिस्ट कहते थे। लेकिन फिर बदलाव आया। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव दिखता है। नीचे के जो विचार थे, सुपरमैन का कंसेप्ट, शक्ति की पूजा, उसने उन्हें प्रभावित करना शुरू किया। धीरे धीरे वो मार्क्स के समानतावाद यानी एगैलिटेरियनिज्म के विचार से दूर होने लगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट इंसाइट है कि कैसे वो पावर की चाह और उनकी अपनी एम्बिशन उनकी आइडियोलॉजी को मोड़ रही थी। बिल्कुल, ये ट्रांजिशन पॉइंट है। और फिर आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर,
ये तो उनके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है ना। इसी के बाद वो समाजवाद से मतलब पूरी तरह अलग हो गए। डेफिनेटली एकदम टर्निंग पॉइंट था। अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ तो उनकी सोशलिस्ट पार्टी ने, जैसे बाकी यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टीज ने किया था, न्यूट्रलिटी का स्टैंड लिया। मतलब हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। और मुसोलिनी ने भी शुरू में इसका समर्थन किया। हाँ, शुरू में किया, लेकिन कुछ ही महीनों में वो पलट गए। उन्होंने अपना स्टैंड बदल दिया और कहा कि इटली को एलाइज के पक्ष में युद्ध में शामिल होना चाहिए। ये इतना बड़ा यू टर्न क्यों? सिर्फ नेशनलिज्म की वजह से या कुछ और फैक्टर्स भी थे? कई कारण थे। एक तो उन्हें लगने लगा कि ये जो युद्ध है ये एक क्रांतिकारी शक्ति हो सकता है जो पुराने यूरोपियन ऑर्डर को खत्म कर देगा। अच्छा। दूसरा, उन्होंने शायद महसूस किया कि राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म लोगों को जोड़ने में क्लास कॉन्शियसनेस से कहीं ज्यादा ताकतवर फोर्स है। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। साथ ही उन्हें इटली के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी से अपने कुछ इलाके छीनकर, मतलब टेरिटोरियल एक्सपेंशन का मौका भी दिखा। और कुछ विचारक जैसे जॉर्ज सोरेल, जो हिंसा और एक्शन को ग्लोरीफाई करते थे, उनका भी प्रभाव था। और इसी वजह से जब पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने अपना अलग अखबार शुरू किया। हाँ, और फिर पार्टी से निकाल दिए गए। एग्जैक्टली। नवंबर 1914 में उन्होंने अपना अखबार इल पोपोलो d'Italia यानी इटली के लोग शुरू किया। खास तौर पर इटली को युद्ध में एलाइज के साथ शामिल करवाने के लिए प्रोपेगेंडा करने के लिए। इसके लिए फंडिंग कहाँ से आई? फंडिंग कई जगहों से आई, कुछ घरेलू इंडस्ट्रियलिस्ट से और रिपोर्टेडली फ्रांस और ब्रिटेन की सरकारों से भी। और इसके चलते उन्हें सोशलिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया। तो ये एक्सपल्शन उनके लिए एक सेटबैक था या एक मौका? एक तरह से ये उनके लिए आज़ादी थी। अब वो खुलकर नेशनलिज्म, क्रांतिकारी भाषा और अपनी जो ऑथोरिटेरियन इंस्टिंक्ट्स थी उन सबको मिलाकर एक नई पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना सकते थे। उन्होंने एक भाषण में साफ कहा कि नेशन जो है वो क्लास से ऊपर है। क्लियर ब्रेक। फिर उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा भी लिया, खुद लड़े फ्रंट पर। हाँ, जब मई 1915 में इटली आखिरकार युद्ध में शामिल हुआ तो वो आर्मी में भर्ती हो गए, फ्रंट लाइन पर लड़े भी। लेकिन फरवरी 1917 में एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान एक ग्रेनेड फटने से बुरी तरह घायल हो गए। अच्छा। और ये जो युद्ध का अनुभव था, इसने उनके मन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जो नफरत थी उसको और बढ़ाया, और हिंसा, अनुशासन के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया। वापस आकर फिर से अपने अखबार में लग गए। इसी दौरान उनकी शादियां भी हुई। हाँ, इसी दौरान उनकी 2 शादियां हुई, एक ईदा डाल्सर से जिससे एक बेटा भी हुआ और दूसरी रचेल गुइडी से जिसे 5 बच्चे हुए। पहली शादी और उस बेटे को बाद में उन्होंने पूरी तरह से छुपाया और उन पर अत्याचार भी हुए। ओके, तो अब आते हैं युद्ध के बाद के दौर पर। इटली की हालत काफी खराब थी, बेरोजगारी, महंगाई, हड़तालें। क्या इसी माहौल ने मुसोलिनी और फासिज्म को उभरने का मौका दिया? बिल्कुल सही कहा आपने। इटली युद्ध जीतने वालों की तरफ था, लेकिन उसे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में वो सब नहीं मिला जिसका उसे वादा किया गया था। इससे लोगों में एक म्यूटिलेटेड विक्ट्री यानी अपमानित जीत का एहसास था। राष्ट्रवादी गुस्सा बहुत था। आर्थिक संकट तो था ही, महंगाई, बेरोजगारी, फैक्ट्री हड़तालें, और रशिया में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसकी वजह से इटली के मिडिल क्लास और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको कम्युनिस्ट क्रांति का डर भी सताने लगा था। और यहीं पर फासिज्म का जन्म हुआ, एक नई पॉलिटिकल ताकत के रूप में, इस कियोस का फायदा उठाते हुए। हाँ, मार्च 1919 में मुसोलिनी ने मिलान में फैशी इटालियानी दी कॉम्बैटिटिमो यानी इटालियन कॉम्बैट स्क्वाड्स की स्थापना की। शुरू में उनका जो प्रोग्राम था वो काफी मिला जुला था। कुछ रैडिकल मांगे भी थी, जैसे सबको वोट का अधिकार, 8 घंटे का काम, कैपिटल पे भारी टैक्स। तो शुरू में लेफ्ट लीनिंग टाइप का था। कुछ हद तक। शुरू में ज्यादा सपोर्ट उन्हें वॉर वेटरन से मिला, खासकर आर्दीती से, जो स्पेशल असॉल्ट ट्रूप्स थे। लेकिन फैसिज्म की असली पहचान तो शुरू से ही वायलेंस थी ना। ये ब्लैक शर्ट्स कौन थे और क्या करते थे? हाँ, वायलेंस उनका मुख्य हथियार था। काली कमीजें पहनकर ये फैशिस्ट स्क्वाड्स, जिन्हें स्क्वाड्रिस्टी कहते थे, लाठियों, चाकुओं और कभी-कभी गन्स से लैस होकर सोशलिस्ट्स, कम्युनिस्ट, ट्रेड यूनियंस पर हमले करते थे। उनके ऑफिसेस जलाते, नेताओं को मारते पीटते, उन्हें कैस्टर ऑयल पिलाते थे, ह्यूमिलिएशन के लिए। और पुलिस कुछ नहीं करती थी। पार्लियामेंट पहुंच गए। फिर उन्होंने अपने मूवमेंट को एक प्रॉपर पार्टी में बदला, नेशनल फैसिस्ट पार्टी, PNF।
मिडिल क्लास का सपोर्ट जीतने के लिए थोड़ा मॉडरेशन दिखाया, लेकिन ये जो स्क्वाड्रिस्टी हिंसा थी ये जारी रखी। और इसी दौरान उन्होंने फैसिस्ट आइडियोलॉजी को भी शेप दिया। बिल्कुल, प्लेटो से स्टेट की इंपॉर्टेंस ली, सोरेल से हिंसा का जस्टिफिकेशन, नीचे से एलीट रूल का आइडिया, और उन्होंने स्पाजियो वीटाले यानी लिविंग स्पेस का कॉन्सेप्ट भी दिया। इसका मतलब था इटली का विस्तार, खासकर मेडिटेरेनियन और बॉल्कन्स में। ये एक तरह का इटालियन लिबेंसराउम था। इसमें शुरू से ही रेसिस्ट अंडरटोन्स थे। हाँ बिल्कुल, स्लाव्स को, अफ्रीकन्स को उन्हें इंफीरियर माना गया। मुसोलिनी का ये भी मानना था कि पॉपुलेशन ग्रोथ ही नेशनल पावर का आधार है। और फिर आया वो मशहूर मार्च ऑन रोम। सुना है ये सच में कोई मिलिट्री कू नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल ब्लफ था। सत्ता उनके हाथ कैसे लगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अक्टूबर 1922 का मार्च ऑन रोम एक बहुत ही सोचा समझा पॉलिटिकल दाव था। मिलिट्री को से ज्यादा ये एक धमकी थी, एक ब्लफ था। कितने लोग थे? लगभग 25 से 30 हजार ब्लैक शर्ट्स रोम की तरफ बढ़े, लेकिन वो आमतौर पर कमजोर हथियारों से लैस थे। सेना उन्हें बहुत आसानी से रोक सकती थी। उस वक्त के पीएम लुइजी फैक्टा ने किंग विक्टोरिया इमैनुअल III से मार्शल लॉ लगाने की रिक्वेस्ट की। लेकिन राजा ने मना कर दिया। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था शायद। ऐसा क्यों किया राजा ने, इतना बड़ा फैसला? इस पर आज भी बहस होती है। कई थ्योरीज हैं। शायद उन्हें सिविल वॉर का डर था, या शायद वो खुद फैसिस्ट नेशनलिज्म से थोड़ी सिंपैथी रखते थे, या शायद वो कमजोर थे और उन्हें आर्मी की लॉयल्टी पर भी पूरा भरोसा नहीं था। कुछ भी हो, इस इनकार का मतलब था कि सरकार अब फैसिस्ट का सामना नहीं करेगी। करेक्ट। 29 अक्टूबर को राजा ने मुसोलिनी को, जो उस वक्त मिलान में थे और प्लान फेल होने पर स्विट्जरलैंड भागने को भी तैयार थे, रोम बुलाकर सरकार बनाने का न्योता दे दिया। तो वो पीएम बन गए? हाँ, मुसोलिनी मिलान से ट्रेन पकड़कर रोम आए और 30 अक्टूबर को इटली के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए। शुरू में ये एक मिली-जुली कोएलिशन सरकार थी, जिसमें फैसिस्ट के अलावा दूसरी पार्टीज भी थीं। तो पीएम बनने के बाद मुसोलिनी ने धीरे धीरे अपनी पकड़ कैसे मजबूत की? कैसे वो पूरी तरह से तानाशाह बन गए? ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? हाँ, इसमें अगले समझिए 4 साल लगे। उन्होंने कानूनी दांव-पेच, पॉलिटिकल मैनूवरिंग और जरूरत पड़ने पर हिंसा, तीनों का इस्तेमाल किया। पहले तो पार्लियामेंट से 1 साल के लिए स्पेशल इमरजेंसी पावर्स ले लीं, ताकि वो डिक्री से रूल कर सकें। फिर वो एसेर्बो लॉ आया। हाँ, 1923 में असेर्बो लॉ। ये कानून बहुत चालाकी से बनाया गया था। इसके हिसाब से जिस पार्टी को इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट मिलते, बस शर्त थी कि कम से कम 25% वोट होने चाहिए, उस पार्टी को पार्लियामेंट में सीधे 2/3 यानी 23 सीट्स मिल जाती। ओह, ये तो डेमोक्रेसी का मजाक था। बिल्कुल। और अप्रैल 1924 के इलेक्शन में, जो काफी हिंसा और धमकियों के बीच हुए, फासिस्ट्स और उनके एलायंस को जबरदस्त जीत मिली। लगभग 65% वोट मिले उन्हें। इससे पार्लियामेंट में उनका पूरा कंट्रोल हो गया। उसी के बाद वो मैटियर्टी हत्याकांड हुआ था ना? सुना है इससे मुसोलिनी की सरकार एक बार तो हिल गई थी। हाँ, ये एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट था। जून 1924 में जाकोमो मैटियर्टी एक बहुत ही वोकल सोशलिस्ट एमपी थे। उन्होंने पार्लियामेंट में फैसिस्ट, चुनावी धांधली और वायलेंस को पूरी तरह एक्सपोज किया था। कुछ दिन बाद उनका अपहरण करके हत्या कर दी गई। और साफ था कि इसके पीछे फाशिस्ट्स का हाथ है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं था। पूरे देश में गुस्सा फैल गया। ऑपोजिशन एमपीज ने पार्लियामेंट का बॉयकॉट कर दिया, जिसे एवेंटाइन सेसेशन कहते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि राजा अब मुसोलिनी को हटा देंगे। लेकिन राजा ने फिर कुछ नहीं किया। राजा ने फिर कुछ नहीं किया। शायद उन्हें लगा कि मुसोलिनी को हटाने से देश में और ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, या शायद वो कोई डिसाइसिव एक्शन लेने से डरते थे। और इस क्राइसिस से बचने के बाद मुसोलिनी ने समझ लिया कि अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता, और उन्होंने खुलकर तानाशाही का ऐलान कर दिया। बिल्कुल। जब उन्होंने देखा कि सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी राजा उन्हें नहीं हटाएंगे, तो उनका हौसला बढ़ गया। जनवरी 1925 में उन्होंने पार्लियामेंट में एक फेमस स्पीच दी। उसमें उन्होंने फैशिस्ट वायलेंस की जिम्मेदारी ली और कहा कि वो अब हर तरह से व्यवस्था कायम करेंगे। ये एक तरह से खुला ऐलान था कि अब लोकतंत्र खत्म, डिक्टेटरशिप शुरू। और उसके बाद रिफॉर्म्स की गई या लॉज बदले गए? हाँ, अगले 2 साल में सिस्टमैटिकली सारे लोकतांत्रिक संस्थानों को खत्म कर दिया गया। देखिए क्या क्या हुआ। बताइए। 1926 तक सारी ऑपोजिशन पार्टीज बंद कर दी गईं।
इंडिपेंडेंट प्रेस को या तो बंद कर दिया गया या फैशिस्ट कंट्रोल में ले लिया गया। इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस खत्म कर दिए गए या उन्हें फैशिस्ट सिंडिकेट्स में शामिल कर लिया गया। चुने हुए लोकल मेयर्स की जगह सरकारी अफसर, जिन्हें पोदेस्टास कहते थे, नियुक्त किए जाने लगे। कंट्रोल बढ़ता है। हाँ, एक गुप्त पुलिस OVRA बनाई गई जो विरोधियों पर नजर रखती थी, उन्हें अरेस्ट करती थी। पॉलिटिकल अपराधों के लिए स्पेशल अदालतें बनी, मौत की सजा वापस लाई गई। पार्लियामेंट तो बस नाम का रह गया। मुसोलिनी का टाइटल भी प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से बदलकर हेड ऑफ द गवर्नमेंट कर दिया गया, जो अब सिर्फ राजा के प्रति जवाबदेह थे, पार्लियामेंट के नहीं। उन पर जानलेवा हमले भी हुए थे, सुना है। शायद इससे उन्हें विरोध को कुचलने का और बहाना मिल गया होगा। हाँ, कई असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए उन पर। एक आयरिश महिला थी, वायोलेट गिब्सन, उन्होंने उन पर गोली चलाई जो उनकी नाक को छूकर निकल गई। एक 15 साल का लड़का था, आंटेओ ज़ाम्बोनी, उसने भी कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उसको वहीं पकड़कर मार डाला। ओह गॉड। जीनो लुचेट्टी ने बॉम्ब फेंका, मिखेले शिर्रू ने प्लान बनाया। हर हमले के बाद रिप्रेशन और सख्त हो गया। ज़म्बोनी के अटेम्प्ट के बाद तो सभी नॉन फैसिस्ट पार्टियों को पूरी तरह आउटलॉ कर दिया गया। सिसिली में माफिया के खिलाफ भी एक्शन लिया था। हाँ, वहाँ माफिया को खत्म करने के लिए सिजारो मोरी को भेजा गया, जिन्हें आयरन प्रीफेक्ट कहते थे। उन्होंने बहुत ही कठोर तरीके अपनाए और 1928 के इलेक्टोरल लॉ ने तो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। अब सिर्फ एक फैशिस्ट लिस्ट होती थी जिस पर लोगों को हाँ या ना कहना होता था, और फैशिस्ट ग्रैंड काउंसिल को सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनाया गया, लेकिन उसकी मीटिंग भी सिर्फ मुसोलिनी ही बुला सकते थे। पूरी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में। तो अब हम फैशिस्ट इटली के उस दौर में हैं जब मुसोलिनी की तानाशाही पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी। 1925 से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने तक उनकी खास नीतियां क्या थी इस दौरान? पुलिस स्टेट तो वो बन ही चुका था। हाँ, बिल्कुल ओवरे का डर था। जो माइनॉरिटीज थे, जैसे इटली के बॉर्डर इलाकों में रहने वाले स्लोवीन्स और क्रोएट्स, उन पर जबरदस्ती इटालियन भाषा और कल्चर थोपा गया। उनके नाम बदले गए और इटली की जो कॉलोनीज थीं, खासकर लिबिया में, वहां तो बहुत भयंकर अत्याचार हुए। लिबिया में क्या हुआ था? वहां ओमर मुख्तार के नेतृत्व में जो विद्रोह चल रहा था, उसको कुचलने के लिए पैसिफिकेशन के नाम पर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए गए। केमिकल वेपन्स जैसे मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया गया। हजारों लोग मारे गए। लोगों की जमीन छीनकर इटालियन कॉलोनिस्ट्स को दी गई और वहां मिसिजिनेशन यानी अंतरजातीय संबंध को अपराध बना दिया गया। बहुत ब्रूटल। और देश के अंदर आर्थिक नीतियां कैसी थी? वो कुछ बैटल शुरू की थी ना उन्होंने, जैसे बैटल फॉर व्हीट। हाँ, उन्होंने अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने और इटली को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई बैटल्स या अभियान चलाए। बैटल फॉर व्हीट का मकसद था इटली को गेहूं के उत्पादन में सेल्फ सफिशिएंट बनाना। उत्पादन बढ़ा भी, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ा क्योंकि अनुपयुक्त जमीन पर भी खेती की गई, सब्सिडीज दी गई। और बैटल फॉर लैंड? बैटल फॉर लैंड में जमीन सुधार और रिक्लेमेशन की कोशिश हुई। इसका सबसे मशहूर एग्जाम्पल है पॉन्टीन मार्शेस को सुखाना और वहां खेती शुरू करना। इसका प्रोपेगेंडा वैल्यू बहुत ज्यादा था। इकोनॉमिक पॉलिसी ओवरऑल कैसी थी? फ्री मार्केट या स्टेट कंट्रोल्ड? शुरू में थोड़ी लिबरल इकोनॉमिक्स थी, लेकिन धीरे धीरे स्टेट का इंटरवेंशन बढ़ता गया। ग्रेट डिप्रेशन के बाद तो स्टेट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल ले लिया। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन RII बनाया गया, जिसने काफ़ी सारी बैंक्स और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया या उन पर कंट्रोल कर लिया। कॉर्पोरेटिज्म का क्या हुआ? हाँ, कॉर्पोरेटिज्म का बहुत प्रचार किया गया। कहा गया कि इससे क्लास कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा। मालिक और मजदूर को स्टेट के नीचे अलग अलग कॉर्पोरेशंस में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लेकिन असल में इसने इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस को खत्म कर दिया और मजदूरों को स्टेट कंट्रोल में ला दिया, जबकि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स का प्रभाव बना रहा। स्कीम्स जैसे गोल्ड फॉर द फादरलैंड भी चली, जिसमें लोगों से देश के लिए सोना डोनेट करने को कहा गया। और वो मिथ की मुसोलिनी ने ट्रेन्स को टाइम पर चलाया। हाँ, ये बहुत मशहूर है, लेकिन सच्चाई ये है कि रेलवेज में सुधार उनके आने से पहले ही शुरू हो चुका था, और ये भी सिर्फ कुछ मेन लाइंस पर ही था। लेकिन प्रोपेगेंडा में इसका बहुत इस्तेमाल हुआ। प्रोपेगेंडा और उनकी अपनी कल्ट ऑफ पर्सनालिटी का कितना बड़ा रोल था? ये इल दुचे की इमेज कैसे बनाई गई और मेंटेन की गई? ये शायद उनके रेजीम का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर था। मुसोलिनी को इल दूचे यानी द लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, एक सुपर ह्यूमन इनफैलिबल लीडर जो इटली को फिर से रोमन एम्पायर जैसी शान दिलवा रहा है। मीडिया पर पूरा कंट्रोल था,
रेडियो, सिनेमा, न्यूज़पेपर्स, पोस्टर्स सबका इस्तेमाल उनकी इमेज बनाने में हुआ। जर्नलिस्ट्स को पार्टी का मेंबर होना जरूरी था। वो खुद भी बहुत एक्टिव थे इसमें। हाँ, वो खुद कई मिनिस्ट्रीज संभालते थे, हर चीज के एक्सपर्ट की तरह पोज करते थे। MVSN यानी ब्लैक शर्ट्स और OVRS सीक्रेट पुलिस डर बनाए रखते थे। बड़े बड़े पब्लिक वर्क्स किए गए, नई सड़कें, बिल्डिंगें, स्टेडियम्स, इंटरनेशनल प्रेस्टीज प्रोजेक्ट्स पर पैसा खर्च किया गया, जैसे ओशन लाइनर, SS रेक्स, एरोनॉटिकल रिकॉर्ड्स या इटालो बाल्बो की पूरी स्क्वाड्रन की ट्रांसअटलांटिक फ्लाइट। नारा था, मुसोलिनी इज ऑलवेज राइट। समाज और संस्कृति पर क्या असर पड़ा? क्या फाशिज्म ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करने की कोशिश की? हाँ, कोशिश तो पूरी थी। बच्चों के लिए यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थे, जैसे बलिला। वहाँ उन्हें बचपन से फाशिस्ट विचारधारा, अनुशासन और थोड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी। महिलाओं के लिए क्या रोल था? महिलाओं को ट्रेडिशनल रोल्स में धकेला गया। उनका काम था माँ बनना, घर संभालना और देश के लिए फैशिस्ट सिपाही पैदा करना। पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए बैटल फॉर बर्थ्स चलाई गईं। ज्यादा बच्चे पैदा करने पर इनाम दिए जाते थे, कुंवारे रहने पर टैक्स लगता था। लेकिन ये कैंपेन ज्यादा सफल नहीं रहा, बर्थ रेट कम ही हुआ। कल्चर पर कंट्रोल। हाँ, कल्चर पर कंट्रोल करने की कोशिश हुई। आर्किटेक्चर में पुराने रोमन साम्राज्य की शान दिखाने वाली मॉन्यूमेंटल स्टाइल को बढ़ावा दिया गया। एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह फैशिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से बदला गया। टीचर्स को लॉयल्टी ओथ लेनी पड़ती थी। और एक बहुत बड़ा कदम था कैथोलिक चर्च के साथ समझौता, लेटरन ट्रीटी 1929। इससे क्या बदला? ये एक मास्टर स्ट्रोक था मुसोलिनी का। 1929 में लैटरन ट्रीटी साइन हुई। इससे इटालियन स्टेट और कैथोलिक चर्च के बीच लगभग 60 साल पुराना झगड़ा खत्म हो गया, जो इटली के यूनिफिकेशन के टाइम से चला आ रहा था। क्या कंडीशन थी इस ट्रीटी की? वेटिकन सिटी को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट माना गया। कैथोलिसिज्म को इटली का स्टेट रिलीजन बनाया गया। चर्च को स्कूल्स में रिलीजियस एजुकेशन देने का अधिकार मिला। बदले में चर्च ने इटालियन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया। इससे मुसोलिनी को बहुत फायदा हुआ होगा। हाँ, बहुत फायदा हुआ। इटली के अंदर उनका समर्थन बढ़ा, खासकर कैथोलिक पॉपुलेशन में। इंटरनेशनल लेवल पर भी उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी। पोप पायस 11 ने तो उन्हें मैन ऑफ प्रोविडेंस तक कह दिया। हालांकि बाद में चर्च और फैसिस्ट रिजीम के बीच फिर से तनाव पैदा हुआ, खासकर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस और एजुकेशन पर कंट्रोल को लेकर। मुसोलिनी प्राइवेट में अभी भी एंटी क्लेरिकल ही थे। अब आते हैं विदेश नीति पर। उनका वो नया रोमन एम्पायर बनाने का सपना, उस पर क्या काम हुआ इस दौरान? उनका विजन था मेडिटेरेनियन को एक इटालियन झील, मारे नोस्ट्रम, हमारा समुद्र, बनाना और अफ्रीका और बाल्कन्स में इटली का प्रभाव बढ़ाना। शुरू में थोड़ा संभाल कर चले, लेकिन इटालियन पावर और विस्तार की बात वो हमेशा करते थे। 1923 में कॉर्फू इंसिडेंट हुआ था ग्रीस के साथ। लेकिन असली बदलाव कब आया? असली बदलाव आया इथियोपियन वॉर 1935 से। मुसोलिनी ने इथियोपिया, जिसे एबिसिनिया भी कहते थे, पर हमला कर दिया, जो उस वक्त अफ्रीका के कुछ इंडिपेंडेंट देशों में से एक था। बहुत ब्रूटल वॉर थी। इटली ने मॉडर्न हथियार, टैंक्स, प्लेन्स और यहाँ तक कि पॉइजन गैस का भी इस्तेमाल किया। पॉइजन गैस का? इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ? हाँ, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हुआ। इथियोपिया पर कब्जा कर लिया गया और किंग विक्टर इमैनुएल को एम्परर ऑफ इथियोपिया घोषित किया गया। लीग ऑफ नेशंस ने इटली पर कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ इंटरनेशनल रिलेशंस पर? इस युद्ध ने इटली को ब्रिटेन और फ्रांस से, जो लीग में थे, काफी अलग थलग कर दिया और इसके बाद इटली नाजी जर्मनी के और करीब आ गया। हिटलर के साथ अलायंस बना? हाँ, हिटलर शुरू में मुसोलिनी को एडमायर करता था। अब दोनों डिक्टेटर्स करीब आ गए। 1936 में रोम बर्लिन एक्सेस की घोषणा हुई। इटली ने जर्मनी के साथ मिलकर स्पेनिश सिविल वॉर में जनरल फ्रैंको के नेशनलिस्ट्स को मदद की। 1938 में जब हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया, एंशलूस, तो मुसोलिनी ने कोई विरोध नहीं किया। म्यूनिक एग्रीमेंट में भी उनका रोल था? हाँ, 1938 के म्यूनिक एग्रीमेंट में, जिसमें चेकोस्लोवाकिया का सुडेटनलैंड जर्मनी को दे दिया गया, मुसोलिनी ने एक तरह से पीस मेकर की भूमिका निभाई हिटलर और वेस्टर्न पावर्स के बीच। लेकिन असल में वो हिटलर की ही मदद कर रहे थे। अप्रैल 1939 में जर्मनी के चेकोस्लोवाकिया पर पूरा कब्जा करने के बाद इटली ने अल्बानिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। और फिर पैक्ट ऑफ स्टील? हाँ, मई 1939 में जर्मनी के साथ पैक्ट ऑफ स्टील साइन किया।
ये एक पक्का मिलिट्री अलायंस था। अगर एक देश युद्ध में जाता है तो दूसरा उसकी मदद करेगा। इसी दौरान वो रेशियल लॉज भी आए थे ना 1938 में, इटली में जूस के खिलाफ कानून। ये तो वहां के लिए काफी नई बात थी। हाँ, जर्मनी के बढ़ते प्रभाव में और शायद मुसोलिनी के अपने बदलते विचारों के कारण भी 1938 में इटली में एंटीसेमेटिक रेशियल लॉज लाए गए। इटली के यहूदियों, जूज को पब्लिक ऑफिस से, कई प्रोफेशन से, स्कूल से बाहर कर दिया गया। फॉरेन जूज को देश से निकालने का ऑर्डर दिया गया। इंटरमैरिज जूज और नॉन जूज के बीच बैन कर दी गई। क्या इसके पीछे सिर्फ जर्मन इन्फ्लुएंस था? इस पर डिबेट है। मुसोलिनी के अपने विचार भी रेस पर हमेशा कॉन्ट्रडिक्टरी रहे थे। पहले उन्होंने बायोलॉजिकल रेसिज्म को रिजेक्ट किया था, लेकिन फैशिस्ट आइडियोलॉजी में नेशनलिज्म और इटालियन रेस की श्रेष्ठता की बात थी ही, और कॉलोनीज में तो पहले से ही रेसिस्ट पॉलिसीज थी ही। लेकिन हाँ, इन स्पेसिफिक एंटीसेमिटिक लॉज पर जर्मन इन्फ्लुएंस साफ दिखता है। ये इटली के लिए एक शर्मनाक अध्याय था। इंटरेस्टिंगली, मुसोलिनी ने खुद को लिबिया में प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम भी डिक्लेयर करवाया था। फिर शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर सितंबर 1939 में। इटली शुरू में तो इससे अलग रहा, नॉन बेलिजरेंट था। हाँ, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और ब्रिटेन फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित किया, तो इटली युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उनकी सेना कमजोर थी, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, इक्विपमेंट पुराना था। इसलिए मुसोलिनी ने शुरू में नॉन बेलिजरेंस का ऐलान किया, मतलब हम युद्ध में तो हैं पैक्ट ऑफ स्टील के कारण, लेकिन लड़ेंगे नहीं अभी। लेकिन फिर जून 1940 में उन्होंने एंट्री ली। क्यों? जून 1940 में जब फ्रांस हार के कगार पर था, जर्मन आर्मी पेरिस की तरफ बढ़ रही थी, तो मुसोलिनी को लगा कि जर्मनी अब जीतने ही वाला है। उन्हें लगा कि ये इटली के लिए कुछ इलाके जैसे फ्रांस से नाइस और कॉर्सिका हासिल करने का आखिरी मौका है। उन्होंने सोचा कि वो कुछ हजार मौतों के साथ जीतने वालों की टेबल पर बैठ जाएंगे। तो 10 जून 1940 को उन्होंने ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती साबित हुई। अपॉर्चुनिज्म था। बिल्कुल, ये एक भयानक भूल थी, एक सिनिकल गैम्बल था जो फेल हो गया। और मिलिट्री फ्रंट पर इटली का परफॉर्मेंस कैसा रहा? सुना हार पर हार हुई। डिजास्टर था। इटली का वॉर एफर्ट एक लंबी फेलियर स्टोरी है। फ्रांस पर हमला किया, लेकिन फ्रेंच आर्मी ने उन्हें रोक दिया, कुछ खास हासिल नहीं हुआ। फिर अक्टूबर 1940 में ग्रीस पर हमला किया, ये सोचकर कि आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन ग्रीक आर्मी ने उन्हें बुरी तरह हराया। हालत इतनी खराब हो गई कि जर्मनी को अपनी फौज भेजकर इटली को बचाना पड़ा। और नॉर्थ अफ्रीका में? नॉर्थ अफ्रीका में शुरू में कुछ सफलता मिली, लेकिन फिर ब्रिटिश फोर्सेस ने ऑपरेशन कंपस में इटालियन आर्मी को बुरी तरह से रौंद दिया। लाखों सैनिक कैद हो गए। यहाँ भी जर्मनी को रोमेल को भेजना पड़ा। ईस्ट अफ्रीका में भी हार गए। इथोपिया, एरिट्रिया, सोमालिया सब हाथ से निकल गए। मेडिटरेनियन में ब्रिटिश नेवी ने इटालियन नेवी को भारी नुकसान पहुंचाया। रशिया में भी फोर्सेस भेजी थी। हाँ, हिटलर के कहने पर रशिया में भी इटालियन फोर्सेस भेजी गईं, जो वहाँ ठंड और रशियन अटैक्स में तबाह हो गईं। और दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर के बाद मुसोलिनी ने यूएसए पर भी युद्ध घोषित कर दिया। ये लगातार मिलिट्री फेलियर्स मुसोलिनी की इमेज और उनकी पॉपुलैरिटी के लिए घातक साबित हुई। प्रोपेगेंडा और रियलिटी का अंतर साफ दिखने लगा था। और देश के अंदर क्या माहौल था इस वक्त? लोगों पर इस लगातार हार का क्या असर हो रहा था? देश के अंदर हालात बहुत खराब थी। एलाइड बॉम्बिंग से इटली के शहर तबाह हो रहे थे, खाने की सख्त कमी थी, राशनिंग थी, लोग युद्ध से थक चुके थे, कैजुअलिटीज बढ़ रही थीं, उनका मनोबल टूट रहा था। मार्च 1943 में नॉर्थ इटली के इंडस्ट्रियल शहरों जैसे टूरिन और मिलान में बड़े पैमाने पर हड़तालें हुईं। ये फैशिस्ट रिजीम के 20 सालों में पहली बार हुआ था। और जब एलाइज ने सिसिली पर हमला किया जुलाई 1943 में? हाँ, 10 जुलाई 1943 को एलाइज ने सिसिली पर लैंडिंग की, ऑपरेशन हस्की। वहाँ इटालियन फोर्सेस ने ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखाया और कई जगहों पर लोगों ने एलाइड ट्रूप्स का स्वागत किया। ये साफ हो गया था कि इटालियन आर्मी अब लड़ना नहीं चाहती और रेजीम कोलैप्स होने वाला है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मुसोलिनी को उन्हीं के लोगों ने फैशिस्ट ग्रैंड काउंसिल ने सत्ता से हटाया। ये कैसे हुआ? हाँ, सिसिली पर हमले के बाद फैशिस्ट लीडरशिप में भी पैनिक फैल गया। साफ हो गया कि अब हार तय है और मुसोलिनी देश को तबाही की तरफ ले गए हैं। कई फैशिस्ट लीडर्स जो पहले मुसोलिनी के करीबी थे, अब उनके खिलाफ हो गए। मुसोलिनी पर दबाव बढ़ा
और उन्होंने 24-25 जुलाई 1943 की रात को फैशिस्ट ग्रैंड काउंसिल की मीटिंग बुलाई। ये 1939 के बाद पहली बार हो रहा था। मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में दीनो ग्रैंडी, जो एक सीनियर फैसिस्ट लीडर थे, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में राजा विक्टर इमैनुअल III से अपील की गई कि वो आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सेना का पूरा कंट्रोल और अपनी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स वापस ले लें। ये सीधे सीधे मुसोलिनी के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस वोट था। और प्रस्ताव पास हो गया? काफी लंबी टेंस बहस के बाद देर रात को वोटिंग हुई और प्रस्ताव 19-7 के मेजॉरिटी से पास हो गया। मुसोलिनी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। फिर राजा ने एक्शन लिया? अगले दिन 25 जुलाई की शाम को मुसोलिनी राजा से मिलने गए, शायद उन्हें मनाने की कोशिश करने, लेकिन राजा उन्हें हटाने का फैसला कर चुके थे। उन्होंने मुसोलिनी को बताया कि उन्हें डिसमिस किया जा रहा है। जैसे ही मुसोलिनी पैलेस से बाहर निकले, उन्हें कैराबिनियरी मिलिट्री पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और फैशिस्ट रिजीम? कोई विरोध नहीं हुआ? कमाल की बात ये थी कि फैशिस्ट रिजीम, जो 20 साल से सत्ता में था, बिना किसी खास विरोध के एकदम से ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। लोगों ने सड़कों पर जश्न मनाया, फैशिस्ट सिंबल्स तोड़े, मार्शल पिएट्रो बडोलियो को नया प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन मुसोलिनी का अंत यहाँ नहीं हुआ। हिटलर ने उन्हें बचाया था ना, वो ग्रैंड सासुरीद। हाँ, मुसोलिनी को अरेस्ट के बाद अलग अलग जगहों पर कैद रखा गया, आखिर में ग्रैंड सासो पहाड़ी पर एक होटल में। इस बीच इटली की नई बडोलियो सरकार ने एलाइज के साथ गुप्त रूप से आर्मिस्टिस युद्ध विराम साइन कर लिया, जिसकी घोषणा 8 सितंबर 1943 को हुई। इस पे जर्मनी का क्या रिएक्शन था? जर्मनी को धोखा महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत नॉर्दर्न और सेंट्रल इटली पर कब्जा कर लिया। ऑपरेशन एक्स से राजा और बडोलियो सरकार रोम से भागकर एलाइज के कंट्रोल वाले साउथ इटली में चले गए। फिर 12 सितंबर 1943 को जर्मन स्पेशल फोर्सेस ने ऑटो स्कोर्जेनी के नेतृत्व में एक बहुत ही डेयरिंग ग्लाइडर रेड में मुसोलिनी को ग्रैंड सासो से बिना गोली चलाए छुड़ाया। और हिटलर ने उन्हें फिर से लीडर बना दिया, एक जर्मन पपेट स्टेट का। हाँ, हिटलर मुसोलिनी से मिला और उन पर दबाव डाला कि वो जर्मन कब्जे वाले इटली में एक नई फैशिस्ट सरकार बनाए। मुसोलिनी शुरू में थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन फिर मान गए। इस तरह इटालियन सोशल रिपब्लिक (RSI) की स्थापना हुई, जिसे सालो रिपब्लिक भी कहते हैं क्योंकि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर लेक गार्डा के पास सालो टाउन में था। लेकिन ये सिर्फ नाम की सरकार थी। बिल्कुल, ये एक जर्मन पपेट स्टेट था। असल कंट्रोल पूरी तरह जर्मनी का था। मुसोलिनी अब 60 साल के थे, बीमार लग रहे थे, डिसइल्यूजन थे और उनमें पहले जैसा जोश नहीं था। वो बिटर थे अपने ही लोगों से जिन्होंने उन्हें बिट्रे किया था। ये दौर इटली के लिए और भी भयानक था, सिविल वॉर। हाँ, ये इटली के इतिहास का सबसे डार्क चैप्टर्स में से एक है। देश 2 हिस्सों में बट गया था। नॉर्थ में जर्मन ऑक्यूपेशन और RSI के अंडर, और साउथ में एलाइज और किंग की सरकार के अंडर। नॉर्थ में फैसिस्ट्स और एंटी फैसिस्ट पार्टिजन्स, जो रेजिस्टेंस फाइटर्स थे, के बीच एक बहुत ही ब्रूटल सिविल वॉर छिड़ गई। दोनों तरफ से अत्याचार हुए। RSI ने हजारों इटालियन जूस को पकड़कर जर्मन डेथ कैंप्स में डिपोर्ट करने में भी मदद की। और मुसोलिनी का अंत कैसे हुआ? फिर से भागने की कोशिश में पकड़े गए? हाँ, अप्रैल 1945 में जब एलाइड और पार्टिजन फोर्सेस तेजी से नॉर्थ इटली में आगे बढ़ रही थी और जर्मन डिफेंस कोलैप्स हो रहा था, मुसोलिनी ने अपनी मिस्ट्रेस क्लारा पेटाची और कुछ बचे हुए फैशिस्ट लीडर्स के साथ स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश की। वो एक जर्मन मिलिट्री कॉन्वॉय में छिपकर जा रहे थे। लेकिन पकड़े गए? हाँ, 27 अप्रैल 1945 को लेक कोमो के पास डोंगो टाउन के नजदीक कम्युनिस्ट पार्टिजन्स ने कॉन्वॉय को रोका और मुसोलिनी को पहचान लिया। उन्हें और पेटाची को अरेस्ट कर लिया गया। और अगले दिन उन्हें मार दिया गया। हाँ, अगले दिन 28 अप्रैल को पार्टिजन लीडरशिप के ऑर्डर पर, इस पर थोड़ा विवाद है कि ऑर्डर किसका था, मुसोलिनी और पेटाची को जुलिनो दी मेज़ेग्रा नाम की जगह पर ले जाकर गोली मार दी गई। कुछ और फैशिस्ट लीडर्स को भी उसी दिन मार दिया गया। सुना है उनके शव के साथ मिलान में बहुत बुरा सलूक हुआ था, पियाज़्ज़ाले लोरेटो में। हाँ, ये एक बहुत ही ग्रूज़म घटना थी। मुसोलिनी, पेटाची और कुछ अन्य फैसिस्ट लीडर्स के शवों को मिलान लाकर पियाज़्ज़ाले लोरेटो चौक पर लाया गया। ये वही चौक था जहां कुछ महीने पहले फैसिस्ट्स ने 15 पार्टिसन्स को मारकर उनके शव डिस्प्ले किए थे। अब बदले में मुसोलिनी और उनके साथियों के शवों को एक गैस स्टेशन की छत से पैरों से उल्टा लटका दिया गया। और भीड़ ने क्या किया?
गुस्साई भीड़ ने उन पर अपना गुस्सा निकाला, उन पर थूका, उन्हें मारा, उनका अपमान किया। ये फैसिस्ट रिजीम के ब्रूटल शासन और उसके इक्वली ब्रूटल अंत का एक भयानक प्रतीक बन गया। बाद में अमेरिकन फोर्सेस ने आकर शवों को नीचे उतरवाया। तो इतने सालों बाद मुसोलिनी की लेगेसी क्या है? आज उन्हें कैसे देखा जाता है? ये काफी कॉम्प्लेक्स और कंटेस्टेड टॉपिक है ना? हाँ, बहुत कॉम्प्लेक्स है और इस पर आज भी इटली में और दुनिया भर में मतभेद है। एक तरफ वो पहले फैशिस्ट तनाशा थे, उन्होंने एक नए तरह के अथॉरिटेरियन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम को बनाया जिसने दुनिया भर में खासकर एडोल्फ हिटलर को बहुत प्रेरणा दी। उन्होंने दिखाया कि कैसे मॉडर्न प्रोपेगेंडा, वायलेंस और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन उनका कंट्रोल कितना टोटालिटेरियन था? क्या वो हिटलर या स्टालिन जैसे थे? इस पर भी डिबेट है। हालांकि उन्होंने स्टेट कंट्रोल को बहुत बढ़ाया, उनका टोटालिटेरियन कंट्रोल शायद नाजी जर्मनी या सोवियत यूनियन जैसा कंप्लीट नहीं था। इटली में मोनार्की राजा और कैथोलिक चर्च ने कुछ हद तक अपनी ऑटोनॉमी बनाए रखी, जो जर्मनी में नहीं था। इटली के लिए उनका शासन कैसा रहा? इटली के लिए उनका शासन एक नेशनल ट्रॉमा साबित हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हार, देश का विभाजन, बड़े पैमाने पर मौत और बर्बादी, एक ब्रूटल सिविल वॉर, सारी कॉलोनीज का नुकसान और एक ऐसा फाशिस्ट अतीत जिस पर इटालियन समाज आज भी पूरी तरह से कंसेंसस नहीं बना पाया है। उनकी मिलिट्री अयोग्यता भी बिल्कुल सामने आ गई। उनके बड़े बड़े दावों और इटली की असली मिलिट्री कैपेबिलिटी में बहुत बड़ा अंतर था। उनका उत्थान करिज्मेटिक लीडरशिप की ताकत को दिखाता है, लेकिन उनका पतन ये भी बताता है कि बिना असली काबिलियत और अचीवमेंट्स के सिर्फ करिश्मा और प्रोपेगेंडा, खासकर संकट के समय में, ज्यादा देर तक काम नहीं आते। क्या आज भी इटली में उनका कोई प्रभाव है या वो सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट गए हैं, लोग उन्हें याद करते हैं? देखिए, पोस्ट वॉर इटली में नियो फैशिस्ट पार्टियां बनी हैं, जैसे मूवमेंटो सोशियाले इटालियानो MSI, और उनके पॉलिटिकल सक्सेसर्स आज भी इटालियन पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। कभी कभी सरकार का हिस्सा भी रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन भी बनता हुआ है। एक पोल में शायद 2018 का था, करीब 19% इटालियन वोटर्स ने उनके बारे में पॉजिटिव ओपिनियन रखा था। कुछ लोग आज भी उनके दौर के कुछ अच्छे काम गिनवाते हैं, जैसे पॉन्टीन मार्शस को सुखाना या लॉ एंड ऑर्डर। उनके परिवार के लोग भी पॉलिटिक्स में हैं। हाँ, उनकी ग्रैंड डॉटर एलेसैंड्रा मुसोलिनी काफी सालों तक पॉलिटिक्स में एक्टिव रही हैं, इटालियन पार्लियामेंट और यूरोपियन पार्लियामेंट की मेंबर भी रही हैं, और फैशिस्ट दौर की कई इमारतें और मॉन्यूमेंट्स आज भी इटली में मौजूद हैं। तो उनका प्रभाव या उनकी याद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तो आखिर में उनसे सीख क्या मिलती है? हम उनकी कहानी से क्या समझ सकते हैं? मुसोलिनी की कहानी हमें कई इंपॉर्टेंट चेतावनियां देती है। ये लोकतंत्र की कमजोरियों को उजागर करती है, कैसे इसे पॉपुलिस्ट रिटोरिक, नेशनलिज्म और धीरे धीरे अथॉरिटेरियन मेजर्स से अंदर से खोखला किया जा सकता है। हाँ। ये पॉलिटिकल वायलेंस के खतरों को दिखाती है, कैसे शुरू में इसे कुछ लोग जरूरी बुराई मान सकते हैं, लेकिन यह अंत में स्टेट को ही बर्बाद कर देती है। ये अंधे राष्ट्रवाद और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के विनाशकारी परिणामों को दिखाती है। शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि लोकतांत्रिक संस्थानों, रूल ऑफ लॉ और इंडिविजुअल फ्रीडम्स की रक्षा करना कितना जरूरी है, क्योंकि ये हमेशा उतने मजबूत नहीं होते जितना हम कभी-कभी मान लेते हैं। उन्हें एक्टिवली प्रोटेक्ट करना पड़ता है। वाकई उनकी कहानी आज के दौर में भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। खासकर ये सवाल कि कैसे एक व्यक्ति इतनी शक्ति हासिल कर लेता है और फिर उसका अंजाम क्या होता है। इस पर विचार करने के लिए एक बात यह हो सकती है कि किसी नेता में जो करिश्मा होता है और उसकी जो वास्तविक काबिलियत होती है, उनके बीच संतुलन कितना जरूरी है। और जब ये संतुलन बिगड़ता है, जब सिर्फ इमेज बिल्डिंग रह जाती है, तो उसका नतीजा क्या हो सकता है? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Vyaktitva, The Epic Tales. धन्यवाद।